सुषमा का पूरा परिवार सुबह सुबह खाना खा रहा होता है। तभी काजल गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी। तभी सीमा उठकर आती है और सीमा को देखकर सुषमा अपनी बेटी से कहती है, अरे सीमा बेटा, खाना खा ले। कल रात भी तूने खाना नहीं खाया था। बहू, इसके लिए भी आलू के पराठे और दही या सब्जी लगा दे। बोल दिया ना, नहीं खाना तो नहीं खाना है। अरे सुबह सुबह इतनी भैंस की तरह कौन खाता है? मुझे नहीं खाना। आप लोगों को आदत होगी ऐसे भर भर के खाने की, मुझे नहीं है। आप लोग तो कुछ भी खा सकते हो। देख तो जरा बहू, किस तरह बदतमीजी से बात कर रही है ये लड़की मुझसे। जब भी इससे कुछ पूछती हूँ सीधा तो जवाब दे ही नहीं सकती ये। ऐसा लगता है जैसे घर वालों ने इसे डंडे मार के यहाँ रखा हो। ननन जी, आप इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? बताइए, आपको कुछ और खाना है तो मैं बना देती हूँ। रहने दीजिए, आपके हाथों का खाने से अच्छा है ना इंसान बिना खाए पिए ही मर जाए। और इतना कौन खाता है? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने तो हमेशा ही आपकी पसंद की चीज बनाई है। आप एक बार कह के तो देखिए कि मुझे ये खाना है, मैं वही बना देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझ पर मेहरबानी करो और मुझे सोने जाने दो। मैं तो बस यहाँ पानी लेने आई थी। जब भी देखो तब सर पर नाचने लगते हैं घर वाले। चैन से तो मुझे जीने ही नहीं देते एक पल भी। इतना कहने के बाद सीमा वापस से अपने कमरे में चली जाती है। काजल और सुषमा दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। वहीं पूजा अपने काम में लग जाती है और सुषमा बरामदे में बैठी टीवी देख रही होती है। ऐसे ही अब देर शाम सुषमा के घर पर विमला का आना होता है। वहीं पास में बरामदे में सीमा फोन चला रही होती है और फोन देखकर जोर जोर से हंस रही होती है। सीमा बेटा, थोड़ा धीरे हंस ले। हंस तो तू ऐसे रही है जैसे राक्षस हंस रहे हो। दोबारा मुझे राक्षस मत बोलना विमला काकी। आपकी बेटी को देखा है, खा खा कर फटने को हो रही है। उसे अगर भैंस बोल दूं ना तो कैसा लगेगा? इसलिए जो भी बोला करो ना सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि कर्म हो या बोली वापस जरूर आती है। अरे सुषमा, देख रही है ना अपनी बेटी को, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। अरे इतनी बदतमीजी से आज तक विमला से किसी ने बात नहीं की होगी। क्यों नहीं, आप तो इस देश की प्रधानमंत्री हो। आपको इज्जत देनी चाहिए। आते ही कुर्सी देना चाहिए, चाहे नाश्ता देना चाहिए। अरे आपका काम ही क्या है? इधर की बातों को उधर करना और उधर की बातों को उधर करना। पूरा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर चुगलियां ही तो करती रहती हो आप। अरे विमला काकी, आप बैठ जाइए। ननन जी की बातों का बुरा मत मानिएगा, उनकी तो आदत है कुछ भी बोलती हैं। बिल्कुल भी नहीं भाभी, मैंने तो कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोला है। जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। विमला काकी यही सुनने लायक है। मेरा बस चले ना तो मैं उन्हें घर में भी नहाने दूं। तब से देख रही हूँ बोले जा रही है। अरे कोई घर आया है, उसे इज्जत देनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर तुझसे ये सब नहीं होता तो जाकर अपने कमरे में बैठ जा और अपना मुंह बंद कर। पूरे दिन उल्टा बोलती रहती है। न जाने जिस घर में जाएगी उस घर में अपनी सास से मुझे ही गालियाँ सुनवाएगी ये लड़की। नहीं नहीं माँ, अगर आपने मेरी सास को कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना आप। सीमा के जाने के बाद विमला उदास बैठी होती है। तभी सुषमा विमला से कहती है, देख रही है ना तू, थोड़ी देर के लिए आई है लेकिन मुझे मेरी बेटी कितना कुछ बोले जा रही है। अरे मुझे और मेरी बहू को तो इसने पागल करके रखा है। इतना उल्टा बोलती है, इतना उल्टा बोलती है कि कानों से खून निकल आए। लेकिन क्या करूं, बेटी है, कुछ बोल नहीं पाती। कुछ बोलती हूँ तो उसका उल्टा जवाब देती है। तूने इसे सर पे चढ़ा रखा है और कोई बात नहीं है। अगर तू इसे सर पे नहीं चढ़ाती तो आज ही ऐसी हरकतें करती ही नहीं। जिस समय इसने पहली बार उल्टा बोला था ना, उसी समय से मार देती या घर से ही निकाल देती। विमला सुषमा के कान भर कर वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी की हरकतों से सुषमा पहले ही परेशान थी। अब देर रात सीमा जैसे ही अपनी भाभी से खाना मांगती है, सुषमा काजल को खाना देने से मना कर देती है। बहू, कोई जरूरत नहीं है इसे खाना निकाल कर देने की। इसके आगे खाना पानी भी दो और इससे उल्टा भी सुनो। माँ जी, उन्हें भूख लगी होगी। कोई बात नहीं, इनकी आदत के बारे में तो पूरा घर क्या मोहल्ला वाकिफ है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ आदत सुधर जाएगी इनकी। अरे इसे लड़के वाले देखने आ गए तो मेरे मुंह पर 4 गालियां देकर जाएंगे और इससे रिश्ता भी कौन जोड़ेगा? ये तो है ही ऐसी। मैं सब समझ गई हूँ। आप लोगों को भले ही मुझे सुधारने का भूत चढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी ना सुधरने वाली नहीं हूँ। आपको जो करना है कर लो। मेरा खाना बंद करो, मेरा पैसा बंद करो, कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद सीमा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जब सब सो जाते हैं तो सीमा को भूख लगती है।
और सीमा किचन से खाना निकाल कर खाने लगती है। अब अगली सुबह सभी नाश्ता कर रहे होते हैं और सीमा वहीं पास में बैठ जाती है। बहू, मेरे लिए एक आलू का पराठा ला कर दे दे, बहुत जोरों की भूख लग रही है। और हाँ, अपने लिए 2 पराठे बना ले और बस कर, जिसे खाना होगा वो खुद बनाकर खाएगा। कोई जरूरत नहीं है किसी की जी हजूरी करने की। ये ताने मेरे लिए थे क्या माँ? अगर ऐसा है तो कह दो कि तू घर छोड़कर चली जा। मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग खाना ना देकर, कहीं बाहर ना जाने देकर मुझे सुधार लोगे? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ननन जी, आप लड़की हैं, कल को आपकी जहाँ शादी होगी, अगर आप ऐसे ही बात करेंगी तो किसी के सामने उल्टा बोल दिया तो वो लोग आपको यहाँ छोड़ जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। कितनी बदनामी होगी फिर आपके घर वालों की, मालूम है आपको? और मैं उन्हें आसानी से ये सब कहने दूंगी? अरे कलेश मचा के रख दूंगी, पुलिस दरोगा सब बुला लूंगी। लेकिन मेरे घर वालों को जो दुखी करेगा ना, मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे बहू, तू भी किसके मुंह लग रही है? ये है ही ऐसी, इसे कितना भी कुछ समझा लो, लेकिन ये है कि समझने वाली नहीं है। अब तो भगवान ही बचाए इस लड़की से। सीमा को भी अब लगता था कि उसके घर वाले उसके खिलाफ होते जा रहे हैं, तब भी वह किसी से भी प्यार से बात नहीं करती थी। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप लोग मुझे खाना पीना नहीं दोगे तो क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी? मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया है, कल रात को भी खाना खाया था और अब भी खाने जा रही हूँ। इसका मतलब जो मैंने 500 अपने तकिए के नीचे रखे थे वो पैसे तूने लिए हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ हम खर्चा बचाकर चल रहे हैं और तू दूसरी तरफ बाहर से महंगा महंगा खाना मंगवा कर खा रही है। अब क्या करूँ? जब घर वाले खाना नहीं देंगे तो मैं भूखी थोड़ी ना मरूंगी, इसलिए बाहर से मंगवा कर खा लिया। तो इसमें क्या गलत किया, आप ही बताओ माँ। लेकिन बाहर का खाना कितने दिन खाएंगे ननन जी? आप अगर ऐसे ही रही तो बाहर का खाना खाती रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर हम लोगों को ही आपकी सेवा करनी होगी। हाँ, क्यों नहीं। आप लोगों ने पहले ही खाना पीना बंद कर दिया है, अब आप मेरी सेवा क्या करेंगी? खैर छोड़िए, आपसे क्या ही कहना। सुषमा और काजल सीमा के बाहर के खर्चे देखकर उसे खाना पीना देने लगते हैं। अब सीमा तो अपनी भाभी से तरह तरह का खाना बनवाने लगती है। उसे बाहर का खाना खाकर अजीब जो लग रहा था। सीमा काजल को जो कहती काजल वही बनाकर दे दिया करती, लेकिन उसकी उल्टी जुबान अब भी सीधी नहीं हुई थी। आप लोग खुद की लाइन पर आ गए ना। मैंने कहा था ना, आप लोग मुझे कभी सुधार ही नहीं सकते। सुधारेगी तो तेरी सास ही तुझे। जिस तरह तू हम लोगों के सर पर नाच रही है ना, इसी तरह तेरी सास तुझे नचाएगी अपने इशारों पर, देख लेना तू। सुषमा और काजल अब सीमा से बोलना ही बंद कर देते हैं और सीमा को तो पहले से ही उल्टा बोलने की आदत थी। वह अपनी माँ को, भाभी को, भाई को, हर किसी को उल्टा बोला करती थी, लेकिन कोई भी सीमा की बातों का ना तो बुरा मानता और ना ही दिल से लगाता। सीमा को भी अब लगने लगा था कि अब तो इन्हें मेरी बातों से कोई मतलब ही नहीं है, जिसके चलते सीमा धीरे धीरे खुद ही सुधर जाती है। कमलू कड़ी धूप में अपने छोटे से खेत में सर खपा रहा होता है। उसी समय उसकी बूढ़ी माँ रमा उसके लिए खाना लेकर खेत में आती है। बस कर कमलू, बिना खाए पिए ही मेहनत करता रहेगा क्या? माँ, आप यहाँ क्यों आ गई? मैं बस आने ही वाला था। कब आता? शाम को? अरे काम करते हुए तुझे खाने पीने का होश तो रहता नहीं। हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लेकर आई हूँ। ठीक है माँ, आप थोड़ा पेड़ के नीचे जाकर ना बैठ जाइए, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। कुछ ही देर में कमलू अपनी माँ के साथ बैठकर पेड़ की छांव में खाना खाता है। तभी अचानक से धूल भरी आंधी चलने लगती है, जिसके कारण आसपास में कुछ भी नहीं दिख रहा था। कमलू और उसकी माँ जैसे तैसे खड़े होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी रमा का पैर फिसलता है और वो फिसल कर गिर पड़ती है और उसके सर से खून बहने लगता है। माँ, 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 क्या हुआ आपको? माँ उठो, माँ, माँ, कोई है, मेरी मदद करो। कुछ देर में कमलू जैसे तैसे अपनी माँ को लेकर गांव के अस्पताल पहुँचता है। तभी वहाँ उसकी बहन रजनी भी रोते हुए पहुँच जाती है। कुछ देर में डॉक्टर रमा का इलाज करके बाहर आते हैं तो कमलू पसीने से तर घबराते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? कमलू, तुम्हारे माँ के सर में बहुत गहरी चोट आई है, तभी वो आईसीयू में हैं, लेकिन जल्द ही उनका ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए 5 लाख रुपए का खर्च आएगा।
5 लाख रुपए, इतने पैसे भला हम गरीब कहाँ से लाएंगे भैया? अब क्या होगा? देखिए, जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं कुछ भी करूंगा, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। और क्या कह रहे हो आप? ऑपरेशन होगा? कोई बात नहीं, मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। इतना कहकर कमलू पैसों का जुगाड़ करने निकल जाता है और जैसे तैसे करके कुछ ही देर में पैसे लाकर जमा करवा देता है, जिसके अगले दिन उसकी माँ का ऑपरेशन होता है। लेकिन कुछ दिन उसे अस्पताल में ही रहना पड़ता है। रजनी, तू माँ के पास रहना, मुझे खेत में कुछ काम है। मुझे माफ कर दो भैया, अगर उस दिन मैंने मना नहीं किया होता तो माँ आपको खाना देने नहीं जाती और ना ही ये हादसा होता जिसके लिए आपको इतना कर्जा लेना पड़ा। नहीं बहन, ऐसा मत बोल। भला होने को कौन टाल सकता है, और ऐसे समय में हमें टूटना नहीं चाहिए। तुम माँ का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। कमलू अपनी बहन को हौसला देकर वहाँ से खेत में जाने के लिए निकल जाता है और नई फसल उगाने के लिए खेत में बीज डालने लगता है। बीतते समय के साथ वो खेत में बहुत मेहनत करता है, साथ ही लगातार अपनी माँ को देखने के लिए अस्पताल भी जाया करता। कुछ दिनों में उसकी माँ अस्पताल से घर आ जाती है। उसी समय गांव का अमीर आदमी धनी राम वहाँ आता है, जिससे कमलू ने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे। हाँ तो कमलू, 3 महीने का समय बीत चुका है और तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। हनीराम जी, कुछ दिन और, उसके बाद फसल के अच्छे दाम मिलेंगे तो मैं आपका कर्जा धीरे धीरे चुका दूंगा। कमलू धनीराम से ये बातें कर ही रहा था, तभी धनीराम के लिए रजनी पानी लेकर आती है तो धनीराम उसे घूरने लगता है। वैसे कमलू, तेरी बहन जवान हो गई है, उसकी शादी के बारे में तूने कुछ सोचा या नहीं? जी, कुछ रिश्ते देखे हैं मैंने अपनी बहन के लिए, लेकिन अभी कुछ बात नहीं बनी। देख कमलू, वैसे तो मैं तुझ जैसे छोटे लोगों से सौदेबाजी नहीं करता, लेकिन तेरी बहन को देखकर एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा धनीराम जी? कमलू, मैं तेरा कर्ज माफ कर सकता हूँ अगर तू अपनी बहन की शादी मुझसे करवा दे। धनीराम की ये बात सुनकर कमलू और रजनी दोनों हैरान रह जाती हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हो? आपकी और मेरी बहन की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है, और आप मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, वो भी उसका सौदा करके? जा सकते हो आप यहाँ से। कमलू की ये बात सुनकर धनीराम गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो अपना अपमान सहन नहीं कर पाता और रातों रात अपने आदमियों से कहकर कमलू की पकी पकाई फसल में आग लगवा देता है। कमलू के खेत में आग लगी, ये देखकर उसका पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और कमलू भी भागा भागा वहां आता है तो अपने खेत में आग लगी देखकर वो पागल हो जाता है। आग आग, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल जल गई। अरे कोई बुझाओ, अरे कोई तो आग बुझाओ, अब बचाओ बचाओ बुझाओ। आग कमलू के खेत से किसी और के खेत में ना फैले, तभी लोग बाल्टियों से पानी लेकर आते हैं और आग बुझाने लगते हैं। कमलू की सारी फसल उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। इधर कमलू रो रहा था तो गांव वालों की भीड़ में खड़ा धनीराम मन ही मन हंस रहा था। अब अक्ल ठिकाने आएगी इस कमलू की। मेरा सौदा मंजूर न करके मेरी बेइज्जती की थी ना इसने, अब ये नुकसान तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा कमलू। रोते हुए निराश होकर वो घर पहुंचता है और घर के आंगन में आसमान की ओर देखकर कहता है, हे भगवान, क्यों मुझ गरीब किसान की किस्मत में इतना दुख दर्द तकलीफ लिख दी तूने? अरे मेरी सारी मेहनत आज जल के राख हो गई, अब मेरा परिवार का क्या होगा? बेटा, भगवान पर भरोसा रख और हिम्मत मत हार। उसकी मर्जी हुई तो तेरी किस्मत जरूर बदलेगी मेरे बच्चे, जरूर बदलेगी। तभी वो कमलू को समझाकर घर के अंदर ले जाती है और उसके जाते ही उसी वक्त आसमान में एक तारा चमकता है और वो टूटकर कमलू के जले हुए खेत में जा गिरता है और उसके खेत में एक रोशनी चमकती है। अगले दिन जब कमलू अपने खेत की तरफ जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी फसल खेत में लहरा रही थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? यानी ये सब सच है? मेरी फसल बर्बाद नहीं हुई? अब मैं इसकी कटाई करके मंडी में बेच सकता हूँ। अब
अपनी फसल को देखकर कमलू खुशी से फूले नहीं समाता और तुरंत ही फसल कटाई करके फसल को एक किराए के ट्रैक्टर में लादकर मंडी ले जाता है। दोपहर को वो खेत की सफाई करने लगता है और देखता है कि फसल पूरी खेत में लहरा रही थी, मानो उसने कटाई की ही ना हो। कमलू समझ जाता है कि ये जादुई फसल है। तभी वो उसकी भी कटाई करके मंडी में बेच आता है और फसल बेचकर मिले पैसों से वो सबसे पहले धनी राम का कर्जा चुकाता है। आओ आओ कमलू, तुम्हारे साथ जो हुआ सुनकर बहुत बुरा लगा। अब होनी को कौन ही टाल सकता है। तुम्हें और पैसे चाहिए हो तो बता देना। नहीं, मैं आपके पैसे चुकाने के लिए आया हूँ। कमलू उसके पैसे देकर वहाँ से चला जाता है तो वहीं धनी राम पूरे पैसे देखकर हैरान रह जाता है। खेत में फसल जलने के बाद भी इसने सारा कर्जा एक साथ कैसे चुका दिया? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। धनी राम कमलू के खेत में जाता है तो लहराती फसल देखकर हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसी रात वो अपने आदमियों से उसके खेत की सारी फसल कटवाकर अपने गोदाम में रखवा लेता है। अगली सुबह कमलू के खेत में तो फसल वापस आ जाती है, लेकिन धनी राम के गोदाम में फसल की जगह मोटे मोटे कीड़े रेंगने लगते हैं। अरे बाप रे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, इतने मोटे कीड़े। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे कोई भगाओ इन्हें। वो कीड़े धनी राम के गोदाम में रखी बाकी अनाज की बोरियों में भी चले जाते हैं, जिससे धनी राम को भारी नुकसान होता है। लेकिन अब कमलू के खेत में 12 मास की फसल लहराती रहती है, जिससे कि उसकी किस्मत भी चमक जाती है। बात एक रोज की है, जब शोलापुर से एक दंपति सामान लिए अपने गांव की ओर जा रहे होते हैं तो काफी तेज से चलते हुए उन्हें भूख लग जाती है। तभी चलते चलते मंजू बीच रास्ते में ही रुक जाती है। अरे भाग्यवान, तुम रुक क्यों गई? क्योंकि मुझ में ताकत नहीं है अब और चलने की। भूख लगी है मुझे और जोर से प्यास भी। थोड़ी देर में जब घर पहुंच जाएंगे तो भूख प्यास दोनों मिटा लेना। अभी चलो, फुर्ती दिखाओ थोड़ी। अरे सुबह से बिना कुछ खाए पिए ही निकल गए थे और अभी तो घर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। मुझसे खाली पेट अब और नहीं चला जाएगा। इन औरतों के नखरे झेल पाना तो बड़ी मुश्किल बात है। मंजू अब एक कदम भी बढ़ाने को राजी नहीं थी तो उमेश अपनी नजर गांव में इधर उधर दौड़ाता है तो कुछ दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है जहां से लोग आ जा रहे थे। उमेश अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचता है और उस झोपड़ी नुमा ढाबे को सभी पुरानी रसोई के नाम से जानते थे, जिसकी जर्जर हालत देखकर मंजू मुंह बनाती है। अजी, ये किस बाबा आदम के जमाने की पुरानी रसोई में ले आए हो? यहाँ खाना नसीब भी होगा या नहीं? अब आसपास में तो यही पुरानी रसोई दिखाई पड़ रही है, इसलिए जो मिले खा लेना, उसमें नखरे मत दिखाना। ठीक है, पहले खाना मंगवाओ तो सही। दोनों पुरानी रसोई ढाबे में जाकर बैठ जाते हैं। उमेश की आवाज लगाने पर एक 50 वर्षीय बुढ़िया रसोई से निकल कर आती है और उन्हें एक पर्चा पकड़ा कर कहती है, बताओ क्या खाओगी बेटा? जितना इस पर्चे पर लिखा है उतने का आधा भी इस रसोई में मिलता भी होगा अम्मा। मेरी रसोई में सब मिलता है, तुम बताओ क्या खाना है? अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर एक काम करो, 1 प्लेट डोसा और 1 प्लेट कड़ी चावल ले आओ। ठीक है, बस अभी लाती हूँ। मंगलू, ओ मंगलू, जरा पानी ले आ। बुढ़िया खाना लेने चली जाती है तो वहीं बौना कद का मंगलू उनके लिए पानी लेकर आता है, जिसे पीकर दोनों पति पत्नी अपनी प्यास बुझाते हैं और कुछ ही देर में बुढ़िया उनके लिए गर्मा गर्म डोसा और कढ़ी चावल लेकर आती है, जिसकी खुशबू से ही दोनों का जी ललचाने लगता है। दोनों खाना खाते हैं तो उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तभी उमेश डकार लेकर कहता है, वाह वाह अम्मा जी, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो आप। बिल्कुल सही, आपकी पुरानी रसोई के खाने में तो नया स्वाद है। मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। सुनकर अच्छा लगा, दोबारा जरूर आना खाना खाने। मंगलू, जरा इनके लिए बिल तो बना दे। बोना मंगलू दोनों को खाने के पैसे बता देता है और पैसे चुकाकर दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं।
शोलापुर गांव में पिछले 1 साल से बुढ़िया अपनी पुरानी रसोई चला रही थी। दोपहर का समय छोड़कर हर समय उसकी रसोई में खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती। पुरानी रसोई में काम करने वाला बोना मंगलू गूंगा था, जिसे बुढ़िया ने अपनी रसोई में काम पर रखकर सहारा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन कुछ गुंडे बुढ़िया की रसोई में उससे हफ्ता वसूल करने आते हैं। वहाँ बैठे ग्राहकों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उन गुंडों का सामना कर सके, इसलिए बेचारी बुढ़िया को मजबूरी में गुंडों को पैसे देने ही पड़ते हैं। तब जाकर वो गुंडे वहाँ से जाते हैं। अम्मा, ठीक किया तुमने जो उसे पैसे देकर रफा दफा कर दिया, नहीं तो वो तुम्हारी पुरानी रसोई को तहस नहस कर देता। मैं बुढ़िया तो मजबूर हूँ बेटी, लेकिन मेरी रसोई में खाना खाने आए इतने लोगों में से किसी एक ने भी उस गुंडे को समझाने की कोशिश नहीं की। ये देखकर बहुत दुख हुआ। अरे अम्मा, उन हट्टे कट्टे गुंडों का सामना करने की ताकत भला किस माई के लाल में होगी। और वैसे भी अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा देने से अगर उनसे पीछा छूटता है तो भला क्या ही बुराई है। अब ये बातें छोड़ो और एक प्लेट छोले चावल लगा दो मेरे लिए। उस औरत की ये बात सुनकर बुढ़िया को इस कड़वी सच्चाई का एहसास होता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दिन गुजरते हैं और एक रोज बुढ़िया अपनी रसोई में बैठी सब्जी काट रही होती है। तभी वहाँ कुछ डाकू हथियार लेकर हमला कर देते हैं और वहाँ खाना खाने आए सभी लोगों को बंदूक की नोक पर लूटते हैं। जिसके बाद डाकू बंदूक लिए बुढ़िया की ओर बढ़ रहा होता है तो बोना मंगलू उसके सामने आकर उसे धक्का देने लगता है। ए बुढ़िया, तूने अपनी सुरक्षा के लिए इस बोने को रखा हुआ है क्या? बंगलू, अरे क्यों इस बेचारे को मारते हो? और यहाँ तुम्हें लूटने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। क्यों झूठ कह रही है बुढ़िया? सुना है तेरी रसोई में बहुत ग्राहक आते। चल जल्दी से पैसे ला और जितना भी कीमती सामान है वो भी दे दे। एक काम कर, सामने लाके रख दे, वरना अपने साथियों से कह के इन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं सच कहती हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। थोड़े बहुत जो थे उनसे मैं राशन का सामान लाती हूँ ताकि खाना बना सकूं। मेरे लिए ये पुरानी रसोई और इसका खाना ही कीमती है। डाकू गुज्जर गुस्से में आगे बढ़ता है तो उसे बनते हुए खाने की खुशबू आती है। साथ ही उसके पेट में भी भूख के मारे गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है। लगता है ये बुढ़िया सच में कंगाल है, लेकिन इसके बनाए हुए खाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। अब तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। कुछ ना सही तो मुफ्त का खाना ही खा लो। ए बुढ़िया, तेरी रसोई में जो कुछ भी बन रहा है ना, परोस दे उसे हमें जल्दी जल्दी से। कुछ ना मिला तो कोई बात नहीं, खाना तो है ना। हाँ अम्मा, खिला दो इन्हें, वरना ये लोग हमको नहीं छोड़ेंगे। बुढ़िया डाकू की बात मानकर उसे और उसके साथियों को खाना परोसती है और खाना थाली में आते ही डाकू और उसके साथी खाने पर टूट पड़ते हैं, जिसका फायदा उठाकर सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और मंगलू उनकी बंदूक उठाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें भगा सके, लेकिन बंदूक उठाते ही वो बेचारा गिर जाता है। बुढ़िया उन्हें खाने पर खाना परोसती रहती है। लगता है आज पेट भर के खाना खाया। बुढ़िया, सच में तेरी रसोई का खाना तो लाजवाब है, इसलिए आपसे तेरी पुरानी रसोई में हम खाना खाने आते रहेंगे। तभी उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है और वो सभी डाकू जंगल की ओर भाग जाते हैं। तब जाकर बुढ़िया चैन की सांस लेती है। अब बीते समय के साथ वो डाकू कभी भी बुढ़िया की पुरानी रसोई में आ जाया करते और मुफ्त का खाना खाते, साथ ही गांव में लूटपाट भी करते। अब डाकुओं के डर से गांव के लोग पुरानी रसोई पर आना बंद कर देते हैं, जिससे बुढ़िया की पुरानी रसोई में खाना बनाने के लिए पैसों की तंगी होने लगती है और गांव वाले भी आए दिन गांव में होने वाली लूटपाट से परेशान हो जाते हैं।
तो सभी इकट्ठा होकर बुढ़िया के पास आते हैं। देखो अम्मा, तुम उन डाकुओं को मुफ्त में खाना खिलाना बंद कर दो। वो जब भी यहाँ आते हैं गांव में लूट मचाते हैं। मैं भी तो इसी मुसीबत की मारी हूँ। कई दफा मैंने पुलिस को भी बुलाया, लेकिन उन डाकुओं के आने का कोई ठिकाना नहीं होता जो वो पुलिस के पकड़ में आए। देखो अम्मा, कुछ तो करना ही होगा, वरना इन डाकुओं के कारण कोई ना कोई गरीब जरूर मर जाएगा। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या करे कि वो गांव वालों और अपनी परेशानियों को दूर कर सके। उस दिन बुढ़िया को पूरी रात नींद नहीं आती। अगले दिन वो अपनी रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। शाम के समय डाकू वहाँ आते हैं तो पकवान देखकर उनकी आंखें चमक जाती है। उस समय इक्का दुक्का ग्राहक भी वहाँ खाना खा रहे थे। तभी बुढ़िया उन्हें खाना परोसती है। अरे देख क्या रहे हो साथियों, खाना शुरू करो। आराम से बेटा, खाना गरम है, कहीं मुंह न जल जाए। डाकू बुढ़िया की बातों पर ध्यान न देती हुई मजे से खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के कुछ ही देर बाद वहाँ आए ग्राहक और सभी डाकू बेहोश हो जाते हैं और अब डाकुओं की आंख खुलती है तो वो खुद को जेल की सलाखों के पीछे पाते हैं। मैं यहाँ कैसे आया? बुढ़िया, तूने ये सही नहीं किया, ये सब तेरा किया धरा है ना? अब ये डाकू बहुत मुश्किल से सलाखों के पीछे आए हैं, इसीलिए कोशिश करना कि अब ये कभी बाहर ना आ पाए। पुलिस बुढ़िया का धन्यवाद करती है क्योंकि उसने ही खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर डाकुओं को जेल भिजवाया, जिससे गांव वालों की मुसीबत का समाधान भी हो जाता है और उसकी पुरानी रसोई फिर से पहले की तरह चलने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।